हेलो दोस्तों। तो हम लोग बात कर रहे हैं मूल अधिकार पे। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने अनुच्छेद जो है 14 उसको देख लिया था। इसके बाद हम लोगों ने जो है अनुच्छेद 15 का जो है अनुच्छेद 15 को देखा था। उसमें जो है क्लॉज 1, क्लास 2 और क्लास 3 को देखा था। और यहाँ पे जो अनुच्छेद 15 वो संपूर्णता में लिखा है कि राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसके बाद इसमें हम लोगों ने 15 क्लास 2 में क्या देखा था कि नागरिकों के साथ सार्वजनिक स्थलों पर, जैसे मान लीजिए कुआं हो गया, कुएं से पानी भरने को हो गया, जो राज्य है वो नागरिकों को सार्वजनिक स्थलों जैसे जो है कुआं हो गया, उसके बाद स्नान घाट हो गए, दुकान हो गए, अथवा जो सार्वजनिक भोजनालय हो गए, उस पे जो है भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक। उसके बाद अनुच्छेद 15 क्लॉज 3 में हम लोगों ने क्या देखा था कि महिलाओं, बच्चों, एससी हैं, जो एसटी हैं, और उसके बाद जो अन्य दुर्बल वर्ग हैं उनके लिए जो है विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। अब विशेष प्रावधान का इसमें मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि अगर कहीं पे स्नान घाट को ही लेके मान लीजिए, स्नान घाट है और वहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर आदमी संपूर्णता में नहाए कि स्नान करे, जाए वहाँ स्नान करें, तो जो है महिलाओं की समस्या हो सकती है। इसीलिए अगर मान लीजिए अगर राज्य चाहेगा तो महिलाओं के लिए जो है अलग से विशेष प्रावधान करेगा कि मान लीजिए स्नान घाट बनाए गए हैं, और मान लीजिए 10 स्नान घाट बनाए गए हैं, उसमें से मान लीजिए स्नान घाट नंबर 1 और स्नान घाट नंबर 2 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर देगा, और बाकी पे मान लीजिए सबका समान अधिकार माना जाएगा। तो इस प्रकार जो है राज्य चाहेगा तो वह जो अनुच्छेद 15 क्लॉज 3 के तहत जो है महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग कल बात किए थे कि हम लोग अगली क्लास में 15 जो है क्लास 4 के बारे में बात करेंगे। तो 15 क्लास 4 को हम लोगों ने देखे हैं कि कब जोड़ा गया है, इसको देखते हैं। इसको कब जोड़ा गया आपका? पहले संविधान संशोधन संशोधन 1951 द्वारा। ठीक है। अनुच्छेद 15 क्लॉज जो है 4 जोड़ा गया। पहले संविधान संशोधन जो है 1991 के द्वारा जो है 15/4 को जोड़ा गया। अब ये क्यों जोड़ा गया था इसको देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जो बातें थी वो क्या थी, पहले इसको देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो हैं, और जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए जो है आरक्षण का जो है विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। इसको मान लीजिए ये संविधान संशोधन हुआ, ये क्यों हुआ था? तो 1950 में एक केस था, चंपकम दोराई राजन। चंपकम दोराई राजन। ठीक है। इस केस के आधार पर तो इसने क्या कहा कि जो है जो निर्णय दिए गए इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, वो क्या कहा कि अनुसूचित जाति और जो जनजाति हैं उनके संबंध में जो आरक्षण है उनको जो है बनाए रखना जो है सरकार का कर्तव्य माना गया। इसी के आधार पर जो है ये पहला संविधान संशोधन जो है 1951 किया गया। उसके बाद 15 क्लास 5 जोड़ा गया इसमें। ठीक है। 15 क्लास 5 हम लोग इसको यही ध्यान देंगे कि अनुच्छेद 15 क्लास 4 जो है वो पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद अनुच्छेद 15 क्लॉज 5। ठीक है। अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 तो इसको जोड़ा गया आपका 93rd। ठीक है। संविधान संशोधन 2005 द्वारा। ठीक है। 2005 द्वारा इसको जोड़ा गया। अब इसमें क्या हुआ कि राज्य जो है, इसमें क्या कहा गया कि राज्य 15 क्लॉज 5 के अंतर्गत क्या कहा गया कि राज्य जो है वो पिछड़े वर्गों के लिए जो है शिक्षा संस्थान जो है उसमें विशेष प्रावधान कर सकता है, जैसे कि नामांकन में आरक्षण आदि, इस तरीके का जो है विशेष प्रावधान कर सकता है। और यह सार्वजनिक शिक्षा संस्थाओं और जो निजी शिक्षा शिक्षा संस्थाएं थी उस पर समान रूप से लागू था। ठीक है। तो अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 कब जोड़ा गया? 93rd अमेंडमेंट जो संविधान में हुआ उसके द्वारा 2005 में। और इसमें क्या निर्धारित किया गया कि जो हैं कि राज्य जो है, राज्य
पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जैसे नामांकन में आरक्षण का प्रावधान जो है कर सकती है। नामांकन में आरक्षण जो है कर सकती है कौन कर सकता? राज्य, अनुच्छेद 12 का राज्य। ठीक है। यह जो है इसको देखा जाए तो ये जो निजी शिक्षा संस्थाएं उस पर भी लागू थी। जैसे मान लीजिए सार्वजनिक जो सरकार द्वारा खोली गई हैं उस तो ठीक ही हैं, प्लस निजी शिक्षा संस्थाओं में। ठीक है। अब इसका एकमात्र अपवाद जो है अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था है। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था इसका जो है अपवाद माना गया। ठीक है, कि अल्पशिक्षक संस्था में जो है नामांकन में आरक्षण नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से ही जो समाज का निचला तबका हुआ ही इसको स्थापित करता है, और अल्पसंख्यक उन्हीं को कहते हैं जो मान लीजिए समाज में जिनकी आबादी रिप्रेजेंटेशन जो है, जो जनसंख्या है समाज में उनकी कम होती है, इसीलिए वहाँ पे दोहरा आरक्षण नहीं लाया जा सकता इस तरीके इस प्रकार। और हम अब देखते हैं कि मतलब आरक्षण जो है वो कितने रूपों में दिया जाता है। आरक्षण जो अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 में जो आरक्षण आया कि नामांकन में आरक्षण, तो आरक्षण के हम 3 रूपों की बात करते हैं। पहला मान लीजिए कि शिक्षा संस्था में आरक्षण, शिक्षा संस्था में। दूसरा आप देख लेंगे सेवाओं में। उसके बाद तीसरा राजनीतिक संस्थाएं। ठीक है। शिक्षा संस्थाओं में जो आरक्षण की बात होती है वो अनुच्छेद 15 क्लास 5 से निकल के आती है। ठीक है। सेवाओं में आरक्षण यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 16 से निकल के आता है कि जो है राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समानता होगी। यहाँ नियोजन का आशय सरकारी नौकरी, मान लीजिए सरकारी नौकरी से ही होता है। और उसके बाद जो राजनीतिक संस्थाओं में आरक्षण है वो आपका अनुच्छेद 330, 332, 243D, इन सब में जो है राजनीतिक संस्थाओं के अंतर्गत आरक्षण शामिल होता है। तो राजनीतिक संस्थाएं जैसे मान लीजिए कि अनुच्छेद 330 क्या कहता है कि लोकसभा में जो है SC व ST की सीटें जो है आरक्षित होंगी। ठीक है। ये लोकसभा में SC और ST के आरक्षण की बात करता है, SC व ST के। और इसी प्रकार से ये जो है विधानसभा में ST और ST के जो है आरक्षण की बात करता है, अनुच्छेद 332। ये क्या कहता है, विधानसभा में जो है SC और ST के लिए सीटों को आरक्षित किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 243D ये क्या कहता है कि जो नगर पंचायत है, नगर पालिका, इसमें जो है SC ST व महिला आरक्षण की बात करता है, महिला आरक्षण की बात करता है। ठीक है। इस प्रकार जो है आरक्षण के जो विशेष प्रावधान होते हैं इसको हमने देख लिया। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें आगे हम लोग देखते हैं तो देखते हैं कि क्या 2006 में जो संसद ने जो है एक केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान जो है अधिनियम बनाया, केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान अधिनियम। और इस अधिनियम में क्या बात की गई कि मान लीजिए जो केंद्रीय विद्यालय है, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसमें जो है जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि इस अधिनियम के द्वारा, कौन सा अधिनियम आया 2006 में संसद द्वारा आरक्षण को लेकर, 2006 में केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान अधिनियम। ठीक है। ये अधिनियम आपका 2006 में आया। कहता है, क्या कहता है कि जो है शिक्षा संस्थाएं हैं, जो केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थाएं जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उसमें नामांकन के आरक्षण को लेके आया। नामांकन आरक्षण से संबंधित था। ठीक है। अब नामांकन आरक्षण से लेकर संबंधित था। उसके बाद इसी तीनों को आधार बनाया जो 93वां संविधान संशोधन है, जिसके अंतर्गत जो है 19 जो अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 जोड़ा गया, उसको लेके अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 93rd अमेंडमेंट। ठीक है। संविधान में जो 93rd जो है संशोधन किया गया उसको लेके,
उसके बाद किसको आधार बनाया गया, अनुच्छेद 15 क्लॉज 5। उसके बाद आपका आधार बनाया गया जो है 2006 का कानून। ठीक, इसको हम लोग अलग से लिखते हैं 93rd अमेंडमेंट। इनके आधार पर केस हुआ किसमें, सुप्रीम कोर्ट में। अब इसमें जब इस केस को क्या कहते हैं, अशोक कुमार ठाकुर केस 2008। केस 2008। इसमें क्या कहा गया कि केस किया गया कि आरक्षण संबंधित जो, उसके बाद इसमें क्या कहा कि जो आरक्षण है उसको वैध माना किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को वैध मान लिया इसमें, किसमें, अशोक कुमार ठाकुर केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि जो आरक्षण है सामाजिक जो जातिगत आधार पे उसको जो है वैध माना, जो आदमी को दिया जाता है उसके पिछड़ेपन के आधार पर उसको वैध माना गया। जाति यद्यपि भी जात शब्द से नहीं है, पिछड़े वर्ग को जो है आरक्षण की बात करता है और SC ST के। उसके बाद 15 क्लास 6 जोड़ा गया, 15 क्लॉज 6। ये कब जोड़ा गया, 103वें 103rd जो है अमेंडमेंट से। ठीक है, संविधान संशोधन से। इसमें क्या कहा गया कि जो है आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है, यानी कि पहली बार जो आया आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को शिक्षा संस्था में नामांकन में आरक्षण। ठीक है, ये प्रावधान किया गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो है अनुच्छेद 16। तो हम लोगों ने समग्रता में देख लिया कि अनुच्छेद 15 क्या है। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि राज्य जो है अपने नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का किसी भी आधार पर जो है भेदभाव का निषेध करता है। इसमें 5 बातें कही गई कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। ठीक है, इसमें उसके बाद क्लास 2 आया इसका। उसके बाद उसमें क्या कहा गया कि राज्य जो है सार्वजनिक स्थल जैसे स्नान घाट, कुएं, इन सब जगहों पर जो है भेदभाव, सार्वजनिक भोजनालय, इन सब जगहों पर जो है भेदभाव नहीं कर सकता। उसके बाद इसमें तीसरा क्या है कि महिलाओं, बच्चों, SC ST व दुर्बल वर्ग के लिए जो है विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 जोड़ा गया। कब जोड़ा गया ये, 1951 पहले संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद अनुच्छेद जो है 15 क्लॉज 5 जोड़ा गया। 15 क्लॉज 5 कब जोड़ा गया, 93वें संविधान संशोधन 2005 द्वारा। ठीक है, और ये 15 क्लॉज 5 क्या कहता है कि राज्य जो है पिछड़े वर्गों के लिए जो है शिक्षा संस्थाओं में नामांकन से संबंधित ये जो है आरक्षण को लागू कर सकता है या विशेष प्रावधान कर सकता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो आरक्षण है वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से दिया जा सकता है। तो जैसे राजनीतिक संस्थाओं में दिया जाता है, उसके बाद सेवाओं में दिया जाता है, उसके बाद शिक्षा संस्थाओं में दिया जाता है। राजनीतिक संस्थाओं में आरक्षण की बात करते हैं तो यह आरक्षण जो है हमें पता चलता है अनुच्छेद 330 जो बताता है कि जो है लोकसभा में जो है SC व ST के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 332 जो हमें ये बताता है कि विधानसभा में जो है SC व ST के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। उसके बाद अनुच्छेद 243D जो कि यह बताता है कि नगर पालिका, नगर पंचायत आज सब जगहों पर जो है SC ST OBC और उसके बाद फिर जो महिला से संबंधित जो है आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने इसमें जो एक केस देखा कि एक आया कि 2006 में जो केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान जो अधिनियम आया, जिसके अंतर्गत जो हमें क्या कहा गया कि सभी शिक्षा संस्था जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनमें नामांकन में आरक्षण से संबंधित। अब इसी को लेकर 2006 को आधार बनाया गया, 15/5 को आधार बनाया गया, 93rd जो अमेंडमेंट हुआ संविधान में उसको आधार बना के अशोक कुमार ठाकुर केस हुआ और उसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जो है आरक्षण को सही ठहराया। उसके बाद अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 जोड़ा गया। 15 क्लॉज 6 में क्या था कि इसके अंतर्गत 103वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को जो है आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 आपको क्या कहता है, देखते हैं कि राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समानता होगी। ठीक है, यानी कि राज्य जब कोई भी जो भर्ती निकालेगा उसमें जो है सभी को अवसर की समानता होगी। उसके बाद आपका तो ये क्लॉज 1 मान लीजिए इसको। ठीक है, उसके बाद क्लॉज 2 16 क्लॉज 2 में जो है, ठीक है, 16 क्लॉज 2 में क्या है कि राज्य के अधीन जो नियोजन है
उसमें राज्य क्या कर सकता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूलवंश इन सब के आधार पर जो है भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि जो ये शब्द हैं धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान इन सब के आधार पर जो है राज्य के अधीन नियोजन में भी जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता। इन्हीं को लेके धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर जो है भेदभाव जो है नहीं किया जा सकता राज्य के अधीन नियोजन में। उसके बाद आपका तीसरा आ जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा कि जो है संसद यदि कानून बनाकर किसी क्षेत्र में, ठीक है, निवास करने वाले लोगों के लिए जो है अनिवार्य शर्त रख सकती है कि जो इस राज्य में निवास कर रहा होगा उसी को जो है यहाँ पर नियोजित किया जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग इसको ऐसे देखेंगे कि अगर संसद कानून बनाकर निवास को जो है किसी क्षेत्र में रोजगार पाने की शर्त रखना चाहे तो उसको बना सकती है। इसको देखते हैं तो मुख्यतः जो बस्तर इलाके जो होते हैं जहाँ पर जनजातियाँ निवास करती हैं तो उन लोगों का अपना अलग एक जो है जीवन जीने की शैली होती है, तो उसमें लोग ज़्यादा हस्तक्षेप ना कर पाएँ और जो है वहाँ विद्रोह का प्रचार ना होने पाए, इसलिए जो है इसका प्रावधान किया गया। ये अपवाद के रूप में देखा जाता है, जो कि अनुच्छेद 16(4) 16(3) जो है इसको अपवाद के रूप में देखते हैं कि इसके आधार पर भेदभाव राज्य करता है। उसके बाद अनुच्छेद जो 16 क्लॉज 4 है वो क्या कहता है कि नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए जो है आरक्षण किया जा सकता है। ठीक है, अगर जो है नागरिक हैं और उसमें कोई पिछड़ा वर्ग है तो उसके लिए आरक्षण का प्रावधान जो है किया जा सकता है। अब यहाँ जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। अब आरक्षण तो ये जो आपका जो अवसर में नियोजन में अवसर की जो समानता है वो क्या है, इससे भी अपवाद स्वरूप ये है कि नागरिकों के लिए जो है पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात राज्य करता है। किसमें? अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 में। ठीक है, 16 क्लॉज 4 में। ठीक है, कि पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण होगा नियोजन में। ठीक, यद्यपि पिछड़ा वर्ग यहाँ पे जो है परिभाषित नहीं किया गया कि पिछड़ा वर्ग जो है क्या है होगा। ठीक है, अब इसी को लेके मान लीजिए जो आया पिछड़ा जो वर्ग है किस आधार पर किया जाए, कि पिछड़ा वर्ग आखिर है कौन, जाति के आधार पर इसको निर्धारित किया जाए या फिर जो है गरीबी के आधार पर निर्धारित किया जाए या लैंगिक विषमताओं के आधार पर जो है निर्धारित किया जाए। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत जो है हम लोग ने 1953 में जो है इसी के निर्धारण के लिए कि आखिर जो है पिछड़ा वर्ग ये है कौन। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किए। ठीक है, सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, प्रथम पिछड़ा वर्ग। अब प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया आपका 1953 में। इसको जो है हम लोग कालेलकर आयोग भी कहते हैं, कालेलकर आयोग भी कहते हैं। इन्होंने क्या कहा इस कालेलकर आयोग ने 1953 में जो गठित हुआ कि जाति को पिछड़ा होने का आधार बनाए, कि हम लोग जात के आधार पर जो है पिछड़ेपन को मानेंगे, लेकिन जो अपनी रिपोर्ट जो सौंपी सिफारिशें दी और नहीं मानी गई। ठीक है, नहीं मानी गई। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर पिछड़ा वर्ग जो है, इससे पहले हम लोगों ने एससी और एसटी के आरक्षण को लेकर बात कर लेते हैं कि ये आखिर कब शामिल हुआ था। तो इसमें क्या हुआ कि आपका जब 16(4) को लेकर विवाद आया, मान लीजिए है कि क्या है पिछड़ा वर्ग कैसे है, संविधान में परिभाषित नहीं है। उसके पहले मान लीजिए संविधान में जो है एससी व एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था 15% और ये 7.5%। तो ये कब से ये प्रावधान किया गया था, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जब 1931 में मैकडोनाल्ड जो आया था, मैकडोनाल्ड ने एक सांप्रदायिक योजना बनाते हुए एक निर्णय लिया था जिसे मैकडोनाल्ड योजना कहते हैं। ठीक है, मैकडोनाल्ड रिपोर्ट आया, उसमें क्या कहा गया कि जो होगा एक सांप्रदायिक योजना बनाई गई मैकडोनाल्ड अवार्ड के तहत। सांप्रदायिक योजना बनाई गई 1931 में मैकडोनाल्ड अवार्ड के तहत। इसमें क्या हुआ कि इन्होंने जो हिंदुओं में एक नीचा तबका था जैसे महार जात के, जिससे अम्बेडकर जी भी आपके बिलोंग करते हैं, तो उसमें क्या कहा इनको हिंदू से अलग करके इन्हें अछूत की श्रेणी में रख दिया और इनके लिए जो है पृथक निर्वाचन की बात करने लगा। ठीक, और इसको हिंदू समाज से अलग रख दिया। अब उसके बाद इसका सपोर्ट जो है और अंग्रेज़ों की नीति संभवतः जो है वो मुख्यतः फूट डालो और राज करो की नीति का ये जो है एक
लक्ष्य माना जाता है, जो फूट डालो और राज करो की नीति पर आधारित थी, अंग्रेज़ों की नीति। इसलिए मैकडॉनल्ड अवार्ड ले आकर के इन्होंने क्या कहा कि आप जो है अछूत एक नया वर्ग बनाया गया और इसको हिंदू से जो है हिंदू धर्म से अलग करके दिखाया गया, ठीक है, कि आप हिंदू नहीं हैं बल्कि अछूत हैं और आपके लिए हम लोग पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। अंबेडकर ने इसका सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है, ऐसा प्रावधान सही है। उसके बाद गांधी जी ने और नेहरू जी ने क्या कहा कि नहीं, ये प्रावधान जो है स्वीकार्य नहीं है। लेकिन जब अंबेडकर नहीं माने तो गांधी जी ने क्या किया, आमरण अनशन पूना में, ठीक है, आमरण अनशन किया। और उस समय जो गांधी जी थे वो देश में बहुत ही लोकप्रिय थे। और जब आमरण अनशन किया तो उनके मान लीजिए स्थिति गंभीर हुई तो अंबेडकर जी पे जो है दबाव बनने लगा। अब जब दबाव बनने लगा तो अंबेडकर जी पूना में गए 1932 में और मिले, और इन लोगों के दोनों के बीच पूना पैक्ट हुआ, ठीक है, ठीक है, 1932। इसमें क्या कहा गया कि हम जो है पृथक निर्वाचन मंडल की बात को अस्वीकार कर देते हैं, कि हम पृथक निर्वाचन मंडल की मांग नहीं करेंगे, अंबेडकर जी ने कहा। और उसके बाद हिंदू समाज से में भी हम रहेंगे, हिंदू समाज से अलग नहीं होंगे। उसके बाद इस पे समझौता हो गया। तब अंबेडकर जी ने क्या कहा कि जो है हमारे मान लीजिए है कि हमारा समाज कुचला ना है, इसके लिए आप कुछ आरक्षण का प्रावधान कीजिए, ठीक है। और इसी आधार पर आरक्षण की बात आई और जब अंतरिम सरकार बना तो उसी में जो है आरक्षण को स्वीकार कर लिया गया, जब अंतरिम सरकार की का गठन हुआ था 1946 में, ठीक है। उसमें जो है वहीं से, इसीलिए यह संविधान का हिस्सा जो है माना जाता रहा है। उसके बाद हम लोग बात कर चुके हैं कालेलकर आयोग। कालेलकर आयोग ने पिछड़े वर्ग को परिभाषित किया, लेकिन जो तात्कालीन कांग्रेस सरकार थी उसको लागू नहीं किया। अब उसके बाद 1979, ठीक है, आई गैर कांग्रेसी सरकार। सरकार आई, मोरारजी देसाई जो है बने पीएम। इन्होंने क्या किया कि जो है चूंकि बहुत पुराने समय पे गठन हुआ था 1953 में और अब 1979 का समय था, ठीक। तो इन्होंने क्या कहा कि अलग फिर से पिछड़े वर्ग को जो है परिभाषित करने या उनकी जांच करने के लिए कि आखिर पिछड़ा वर्ग क्या है, मंडल आयोग का गठन किया, ठीक है, बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन का गठन 1969 में 79 में सॉरी। अब ये बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया, इसीलिए इसको बीपी मंडल आयोग कहा जाता है, या द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना। इन्होंने भी यही कहा कि जाति को जो है हम पिछड़ा वर्ग, जाति को आधार बनाएंगे कि पिछड़ा वर्ग यही है, जाति आधारित जो है पिछड़े वर्ग को वरीयता दी। और इसमें इन्होंने क्या कहा कि भारत की जो पिछड़ी जातियां हैं वो भारत में लगभग 52% के आसपास थी, ठीक है, उस दौरान। और इन्होंने ऐसी 3743 जातियाँ जो है खोजी, और यहीं से जो है, और इसको इन्होंने नाम दिया कि अदर बैकवर्ड क्लास, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग इनको क्यों कहा, क्योंकि जो SC ST थे ये पहले से ही पिछड़े थे, तो इसको अन्य पिछड़े वर्ग की जो है श्रेणी में रखा गया, ठीक है। और इसमें किसको शामिल किया, सवर्ण और SC ST को आदि को हटा करके इनको अन्य पिछड़े वर्ग में जो OBC हैं उसमें 3743 जातियाँ लगभग थी, उसको जो है OBC की श्रेणी में रखा गया। अब इन्होंने जो जाति को आधार बनाया कि आप जाति को ही जो आधारित है, पिछड़ा वर्ग आखिर कौन है, तो जात आधारित पिछड़ा वर्ग क्यों इन्होंने बताया कि जात के आधार पर ही पिछड़े वर्ग का निर्धारण क्यों हुआ। तो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि इन्होंने कहा कि जो जाति है वो इसलिए इसको आधार बनाया जाए कि पिछड़ा वर्ग जाति आधारित हो, कि जो भारतीय समाज हो यूरोपीय समाज की तरह नहीं है कि वहाँ पर धन आधारित, कि आदमी अमीर है गरीब है तो उससे उसकी जो है जो समाज में स्थिति है तय होती है। बल्कि समाज क्या है, भारतीय समाज क्या है, इनसे अलग है, और यह हजारों जो वर्ष हैं उसमें जो है जाति और वर्ण में विभाजित समाज रहा है, ठीक है। इसलिए जो हम देखें तो भारत में जो सामाजिक पिछड़ापन ही है वही जो है मुख्य पिछड़ापन है, और ये वर्ण आधारित था, ठीक है। और जो हजारों वर्ष से जाति आधार पर, हजारों वर्ष से जो हैं वो जात के आधार पर ही लोगों के कार्य का विभाजन था, ठीक है, या संसाधन आदि का जो है वितरण था। इसलिए हमने जो है जाति को ही आधार बनाया कि यही पिछड़ा वर्ग है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए इनकी सरकार चली नहीं गिरी, उसके बाद 1989 में आई BP सिंह की सरकार, ठीक है, मोरारजी की सरकार गिर गई और
दिया, इन्होंने अपना मंडल आयोग ने अपना रिपोर्ट सौंपा, नहीं हुआ, उसके बाद उनकी सरकार समाप्त हो जाती है। फिर आपकी कांग्रेस की सरकार आती है। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु, उसके बाद 84 में आपके मान लीजिए राजीव गांधी पीएम बनते हैं, उनकी भी मृत्यु होती है। उसके बाद जो है 1989 में बीपी सिंह, ठीक है, 1989 में बीपी सिंह की सरकार आई। अभी यहाँ पे मृत्यु नहीं हुई है राजीव गांधी की, बस किसी कारण से जो है बीपी सिंह की सरकार बनी, ठीक। अब बीपी सिंह ने क्या कहा कि मंडल आयोग के जो है प्रावधान को लागू कर दिया गया। 1990 में जो है मंडल आयोग के जो सिफारिश थे उनको लागू कर दी गई, लागू किया, ठीक है। उसके बाद ऐसे ये चलता रहा, ठीक। फिर आया आपका जो है 1991 में आई नरसिम्हा राव की सरकार, ठीक है। 1900 जो है 91 में आई आपकी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार। नरसिम्हा राव ने क्या कहा कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग, तो 10% आरक्षण की बात की कि 10%। ऐसा इन्होंने क्यों कहा, क्यों किया कि जब इतने आरक्षण आ गए, ओबीसी आरक्षण आ गया, एससी एसटी का आरक्षण जो पिछले पहले से था ही, ओबीसी आरक्षण आया तो जो अन्य लोग थे जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला, उन्होंने आंदोलन करने लगे। आत्मदाह इन सब चीज़, यूनिवर्सिटी के छात्र आज सब में जो है व्यापक आंदोलन हुआ, और इसी को मद्देनज़र नरसिम्हा राव ने जो है 10% आर्थिक आरक्षण की बात की। इसके बाद जो है आया आपको आरक्षण की चुनौती, आरक्षण को जो है चुनौती दी गई, ठीक है। किस केस में? इंदिरा साहनी केस 1992 में, ठीक है। इंदिरा साहनी केस 1992 में, साहनी केस 1992, ठीक है। यही केस देखने के बाद हम लोग आज की क्लास को जो है समाप्त भी करेंगे। तो इंदिरा साहनी केस में जो बात हुई, तो इसमें क्या कहा गया उन्होंने कि आरक्षण, आरक्षण जो है इसकी व्यवस्था जो है संविधान में वर्णित जो अवसर की समानता का अधिकार है उसके जो है विरोधी या विरुद्ध नहीं है, ठीक है। एक ये कहा कि अवसर की समानता के विरुद्ध नहीं, समानता के विरुद्ध नहीं, पहला तो ये कहा आरक्षण। दूसरा क्या कहा कि जाति को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है, ठीक है। जाति को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है क्योंकि भारत में सामाजिक पिछड़ापन ही मुख्य पिछड़ापन है, ठीक है। सामाजिक पिछड़ापन ही मुख्य पिछड़ापन है। इन्होंने जो मंडल आयोग ने, बीपी मंडल ने जो बातें कही, मंडल आयोग ने, कि जो भारत में भारतीय समाज है वो मुख्यतः जो है सम उसमें जो पिछड़ापन है वो मुख्यतः समाज आधारित है, क्योंकि ये जो है प्राचीन काल से ही विभिन्न वर्णों में बटे हैं और उसी के आधार पर इनका कार्य विभाजन होता रहा है। तो इन्होंने भी कहा कि जो है भारत में सामाजिक पिछड़ापन ही मुख्य पिछड़ापन है, इसलिए जाति को आरक्षण का आधार माना जा सकता है, माना जा सकता है, क्योंकि भारत में सामाजिक पिछड़ापन ही मुख्य पिछड़ापन है, क्योंकि भारत में सामाजिक पिछड़ापन ही मुख्य पिछड़ापन है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, तीसरी बात क्या कही कि जो पिछड़ी जातियां हैं उसके साधन संपन्न जो हिस्से हैं, मान लीजिए जो मध्य वर्ग है, यानी कि जो पिछड़े वर्ग में जो ओबीसी है उसमें जो अगड़ गया है, मान लीजिए उसमें उस साधन संपन्न अगर मान लीजिए हो गए हैं कुछ ओबीसी, तो उनको जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसी में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। क्रीमी लेयर की अवधारणा इसी केस में आई। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रीमी लेयर की अवधारणा किस केस में आई, तो उसको आपको इंदिरा साहनी केस 1992 में टिक करना है। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग कि जो है और क्या बात कही इन्होंने, इन्होंने आरक्षण की ऊपरी सीमा को बताया कि जो है आरक्षण की ऊपरी सीमा होगी वो 50% से अधिक नहीं होगी, ठीक है। 50% से अधिक नहीं, आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। यद्यपि अगर कोई असाधारण परिस्थिति हो जाती है तो जो है
इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, असाधारण परिस्थिति में बढ़ाया जा सकता है, असाधारण परिस्थिति में बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या कहा, पदोन्नति में आरक्षण नहीं, पदोन्नति में आरक्षण नहीं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि पदोन्नति में आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, पदोन्नति में आरक्षण की बात हम लोग कल करेंगे, कल की क्लास में, कि कैसे है, क्या प्रावधान है इसमें। उसके बाद क्या है, आरक्षण की व्यवस्था जो है उसका न्यायिक पुनरावलोकन होगा। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन की बात कही, आरक्षण के व्यवस्था की न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने जो है 5-6 बातें बताई कि मान लीजिए जो आरक्षण है वो अवसर की समानता के विरोध में नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जो है भारत में जाति को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है, क्योंकि जो भारत में है वो सामाजिक पिछड़ापन ही जो है मुख्य पिछड़ापन है। फिर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट ये दिया कि ओबीसी का जो साधन संपन्न हिस्सा है उसको जो है आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, अर्थात इसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया कि जो साधन संपन्न हो गए उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद अगली बात आई कि जो आरक्षण की ऊपरी सीमा है वो आपकी रहेगी कि आप 50% से अधिक आरक्षण नहीं दे सकते, यद्यपि जो विशेष परिस्थितियाँ, असाधारण परिस्थितियाँ आ गई तो इसको जो है बढ़ाने का भी प्रावधान शामिल था। उसके बाद तीसरा, इसके बाद क्या बातें आई कि पदोन्नत में आप आरक्षण लागू नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार आरक्षण लेके आए हैं फिर आप पदोन्नत में भी आरक्षण नहीं दे सकते। उसके बाद क्या है कि आरक्षण की जो व्यवस्था है इसका समय समय पर न्यायिक पुनरावलोकन होगा और परिस्थिति के अनुसार इसको तय किया जाएगा कि आरक्षण को बढ़ाया जाए, ना बढ़ाया जाए, उसे सीमित रखा जाए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 को पढ़ा है। कल की क्लास में हम लोग पदोन्नत पर आरक्षण की बात करते हुए अनुच्छेद 17 को पढ़ेंगे। उसके बाद इसी के साथ आज की ये क्लास समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।